दोस्तों, मैं संदीप तिवारी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दी नॉलेज एरिना में। दोस्तों, आज हम जो जीएस फैक्ट पढ़ने वाले हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कहाँ पे हुआ। दोस्तों, आप सबसे पहले ये जानते होंगे कि कोई भी सभ्यता और संस्कृति पनपती है तो वह पनपेगी कहाँ पे? किसी नदियों के किनारे ही। आखिर क्या कारण है? मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो इतिहास के द्वारा जो नाटक खेला जाता है वह नाटक भूगोल के मंच पर ही खेला जाता है, यानी जहाँ का भौगोलिक दशाएं रहने योग्य रहेगी वहीं पे कोई भी सभ्यता और संस्कृति पनपेगी और बसेगी ही। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह कहाँ पे बसी हुई है, तो यह पश्चिमोत्तर भाग, भारतीय सब कॉन्टिनेंट के पश्चिमोत्तर भाग में बसी हुई है, जिसमें कि हम तमाम नदियाँ जैसे सिंध नदी हो गई, झेलम नदी हो गई, रावी नदी हो गई, है ना, सतलज नदी हो गई, आप देख सकते हैं माही जो कि भोगवा नदी के किनारे लोथल हो गया, है ना, इधर गोदावरी दाइमाबाद जो बसा हुआ है महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी सभ्यता और संस्कृति जब पनपेगी तो वह पनपेगी ही किसी नदियों के किनारे, क्योंकि वहाँ की जो दशाएं होती हैं वो रहने योग्य होती है और हमारे जीविकोपार्जन के लिए भी आसान रहता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी आज से 5000 साल पहले ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में उद्भव हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि का तात्पर्य ये हुआ कि तांबा और पाषाण यानी पत्थर, यानी कि जिस पृष्ठभूमि पर तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होता था उसे हम ताम्रपाषाणिक काल कहेंगे और ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि भी कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले प्रारंभिक जो जानकारी थी वह 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई थी। दोस्तों, 1856 ईस्वी में जॉन विलियम ब्रंटन के द्वारा कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने के क्रम में ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडहरों की खुदाई प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब उन खंडहरों की खुदाई की जा रही थी तो लगभग 100 माइल की जो दूरी थी वह इन्हीं खंडहरों की ईंटों से बिछा दी गई थी, जिसमें तमाम खंडहर, तमाम जो अवशेष थे वह बर्बाद हो गए। इसकी जानकारी हमें मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जिसको हम बोलते हैं ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके महानिदेशक जब सर जॉन मार्शल जो थे उनके निर्देशन में ही राय बहादुर दयाराम शाहनी जी के द्वारा जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो मोंटगोमरी जिला है, मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थान का अन्वेषण करके सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के साक्ष्य के उपलब्ध करवाए गए थे। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो निदेशक थे और सर जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में ही राय बहादुर दयाराम शाहनी ने सबसे पहले खुदाई करके हड़प्पा के बारे में जानकारी दी गई और इसीलिए हड़प्पा सबसे पहले खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता को हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसे हुए मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत ही उस समय का सबसे बड़ा शहरीकरण माना जाता था, शहर माना जाता था, तो उसके चलते हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि बहुत सारे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपना अपना मत दिया है, जैसे मार्टिमर व्हीलर, DD कौशाम्बी, गॉर्डन चाइल्ड सहित कई अन्य विद्वानों ने जो सिंधु सभ्यता थी उसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं। ठीक है, ये तो उद्भव के आधार पे उन्होंने सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता मान लिया, लेकिन भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर जी, फेयर सर्विस जैसे विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति सोथी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति को ही मानते हैं। ठीक है, तो हमने उद्भव में देखा यही कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर
भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ही हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले इसकी जो खुदाई थी वह 1921 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, लेकिन 1922 ईस्वी में ये हड़प्पा नामक स्थल की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। आइए अब इसका काल निर्धारण करते हैं कि आखिर यह कितने समय पहले की संस्कृति है जो वहाँ पे फलित हुई थी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनेक विद्वानों ने क्या क्या इसका काल निर्धारण किया। तो सबसे पहले जॉन मार्शल, उन्होंने 3250 बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी ईसा पूर्व भी इसको कहा जाता है। 3250 बीसी से 2750 बीसी मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स जो कि भारतीय इतिहासकार हैं, इन्होंने 3500 बीसी से 2700 बीसी माना है। अर्नेस्ट मैके जो कि एक इतिहासकार और बहुत बड़े लेखक भी थे, इन्होंने 2800 बीसी से 2500 बीसी मानते हैं। सीजे गैड, उन्होंने 2350 बीसी से 1750 ईस्वी तक माने हैं। मार्टिमल व्हीलर जो कि एक इतिहासकार और एक पुरातात्विक इंसान थे, उनकी रुचि बहुत ही ज़्यादा थी पुरातत्व साक्ष्यों की खोज में। तो मार्टिमल व्हीलर के द्वारा जो अपना काल दिया गया, निर्धारित किया गया, वो 2500 बीसी से 1500 बीसी माना गया। फेयर सर्विस जैसे महाविद्वान, उन्होंने भी 2000 बीसी से 1500 बीसी मानी। लेकिन अभी की जो तकनीकी है, जिसको हम रेडियो कार्बन विधि बोलते हैं, इस रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जो सर्वमान्य काल का निर्धारण किया गया वह 2500 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक नॉलेज देना चाहूँगा कि रेडियो कार्बन विधि की खोज वी.एफ. लीवी के द्वारा, ठीक है, वी.एफ. लीवी के द्वारा किया गया था, ठीक है। वी.एफ. लीवी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम देखते हैं विस्तार के बारे में कि आखिर इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो सबसे अगर उत्तर की बात की जाए तो मांडा, जिसको हम मांडा भी बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये पार्ट है जम्मू कश्मीर में, जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है जम्मू कश्मीर में। ये सबसे नॉर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। अगर सबसे पश्चिमी भाग के बारे में अगर हमें जानकारी देखा जाए तो सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान का पार्ट है, जो कि अरब सागर पे बसा हुआ है, ठीक है। ये सुतकांगे डोर है जो कि सबसे पश्चिमी भाग है। इसके अलावा दाइमाबाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह सबसे साउथ यानी दक्षिणी भाग है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है और यह महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे पूर्वोत्तर भाग की बात आती है तो यह हो गया आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह सभ्यता जो थी वो एक त्रिभुज के रूप में बसी हुई थी। आप देख सकते हैं यह सभ्यता एक त्रिभुज आकार के रूप में थी और इसकी जो विस्तार जो था वो लगभग माना जाता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, हम ऐसे मानते हैं, लेकिन ऐसे 12,96,000 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यह एक त्रिभुजाकार शेप में बसा हुआ है, ठीक है। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार की बात की जाए, पूर्व से पश्चिम बोले तो आलमगीरपुर से सुतकांगे डोर की बात किया जाए तो यह 16 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण यानी मांडा से आप दाइमाबाद तक जाएंगे तो इसका विस्तार 1400 किलोमीटर माना जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। ये एक हमें फैक्ट मिला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अपने समकालीन जो सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता, उससे कहीं ज़्यादा विस्तृत और बृहद रूप से फैली हुई थी। स्टुअर्ट पिगट जो कि एक लेखक और इतिहासकार रह चुके हैं, उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और किसने कहा
कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, तो वो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं निर्माता कि आखिर यह जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है इसके निर्माणकर्ता कौन है, इसके संस्थापक कौन हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि निर्माताओं और संस्थापकों के बारे में हमारी जो जानकारी है वह अस्पष्ट है, यानी सही नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो जानकारी उपलब्ध पाते हैं वह है जो समकालीन खंडहर हैं उनसे प्राप्त जो मानव कंकाल एवं कपाल अर्थात खोपड़ियाँ हैं, उनके अध्ययन के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि कौन सी प्रजातियां या कौन से लोग इस सभ्यता का निर्माण किए थे। तो देखते हैं कि प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या में 4 प्रजातियां शामिल थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो शहर था उसकी जनसंख्या में 4 तरह की प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहली जो प्रजाति थी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है अल्पाइन और चौथा है मंगोलॉयड। ठीक है, लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वह मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रजाति के जो लोग थे वह मोहनजोदड़ो में मुख्य रूप से रहते थे। इस पे अगर विचार देखा जाए कि किन विद्वानों ने कौन सा विचार दिया, तो सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र, उन्होंने कहा कि हड़प्पा संस्कृति के निर्माता जो हैं वो आर्य हैं। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड ने माना सुमेरियन को, राखाल दास जो बनर्जी थे उन्होंने द्रविड़ को माना है, और मार्टिमर व्हीलर ने दास एवं दस्युओं को माना है। दास एवं दस्युओं को मानने का तात्पर्य क्या था? मार्टिमर व्हीलर वहाँ पे दासों की संख्या को देखते हुए उन्होंने माना कि दास एवं दस्यु ही हड़प्पा संस्कृति के निर्माण करता हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नगर नियोजन के ऊपर चर्चा करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का नगर नियोजन कैसा था। दोस्तों, आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर हड़प्पा संस्कृति की जो खूबी कही जाती है वह है इसका नगर नियोजन ही, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी। उस समय के समकालीन किसी भी संस्कृति में, चाहे वो सुमेरियन की थी चाहे वो मेसोपोटामिया की थी, उनमें ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती है, क्योंकि उनके नगरों का जो निर्माण होता था वो शतरंज की पद्धति यानी ग्रिड पद्धति कही जाती है। ठीक है, जैसे शतरंज आप देखे होंगे कि स्क्वायर में बस उसके खंदे खंदे बने होते हैं, वो ऐसे ही इसी प्रक्रम में ही सभ्यता की जो महल थे, घर थे, वो बसे हुए थे। घर के पीछे में सड़क हुआ करती थी और जो घर के दरवाजे थे वो पश्चिम की ओर खुलते थे। तो यह एक सभ्यता जो थी वो बहुत ही वैज्ञानिक रूप से बसी हुई है ना, और सुरक्षा, सफाई और तमाम सुविधाओं से लैस थी। ठीक है, आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। ठीक है, नगर में अगर प्रवेश करना होता था तो वह पूर्वी सड़कों से ही होता था। लेकिन जब यह सड़क, ये ईस्ट है, पूर्वी भाग से हो करके जिस सड़क पे आकर के मिलती थी उस जगह को हम ऑक्सफोर्ड सर्किल के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा जाता है। यानी कि जब सड़क मेन प्रथम सड़क से मिलती थी, ठीक है, जो प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और वह प्रथम सड़क से मिलती थी, तो उसे हम ऑक्सफोर्ड सर्किल के नाम से जानते हैं। ठीक है,
सिंधु सभ्यता के प्रायः सभी नगर दो भागों में विभाजित थे। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो दो भाग में विभाजित थे। जो पहला भाग था उसे प्राचीर युक्त दुर्ग कहा जाता था, और इस प्राचीर युक्त दुर्ग में ऐसा माना जाता है कि जो अमीर लोग थे, जो व्यापारी वर्ग थे, पुरोहित थे, वह इस प्राचीर युक्त दुर्ग में रहा करते थे। दुर्ग का तात्पर्य यह हो गया, आप देख सकते हैं यह एक दुर्ग है, ठीक है, यह एक दुर्ग है। हम आगे भी इसको दिखाएंगे। यह दुर्ग के चारों ओर देख सकते हैं बहुत ही महीन लाइनों से यह घिरा हुआ होता था, ठीक है, यह घिरा हुआ होता था दीवार से, ठीक है, और इसके अंदर जो भी घर थे, सार्वजनिक क्षेत्र थे, वो रहा करते थे, और यह एक ऊंचाई पर बनाया गया था, ठीक है, यह एक हाई लैंड हुआ करता था। इसके निर्माण में अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस नगर को, इस दुर्ग को बसाने के पहले यहाँ पे मिट्टी से भर करके एक सुनियोजित तरीके से चबूतरा का निर्माण किया जाता था, और उस ऊंचाई पर जा कर के घर मकान बनाए जाते थे, ठीक है। तो यह जो चबूतरा हुआ करते थे वह एक नींव का भी कार्य करते थे। तो पूरा दुर्ग एक चबूतरे के ऊपर ही बसा हुआ करता था, ठीक है। वाटिमर व्हीलर इसके बारे में कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 1 घन मीटर अगर एक मजदूर दिन भर में अगर मिट्टी को जमा करके चबूतरे का निर्माण करता है, तो ऐसे दुर्ग के निर्माण करने में 40 लाख दिवस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े भूभाग की रचना करने में कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक नमूना ही कहा जाता है कि इसलिए यह सभ्यता जो थी वो बहुत ही नगर नियोजन के मामले में बहुत ही आगे थी, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुर्ग का निर्माण कैसे हुआ है। आप ध्यान से इसको पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से कि कहाँ पे किस चीज़ का निर्माण हुआ है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा जो कि भारतीय प्रदेश है, धौलावीरा एक ऐसा नगर है जिसमें नगर 3 भागों में विभाजित है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने अभी देखा कि मुख्य जो नगर थे वह 2 भागों में विभाजित होते थे। पहला भाग प्राचीरयुक्त दुर्ग कहलाता था, दूसरा भाग निचला शहर कहलाता था। निचले शहर के बारे में हम बता देते हैं। आप देख सकते हैं यह भाग निचला शहर है जो आप देख रहे हैं। निचला शहर में जो कारगर वर्ग था, है ना, जो मजदूर वर्ग था, है ना, ये लोग रहा करते थे, ठीक है। तो धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था। अब आते हैं, देखते हैं कि भवनों के निर्माण की प्रक्रिया में क्या था। तो भवनों का जो निर्माण हुआ था वह मुख्यतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिलता है, और यह एक खूबी कही जाती है कि सब जो हड़प्पन कल्चर के लोग थे वह धूप में सुखा करके ईंटों का प्रयोग, और इसके अलावा धूप में सुखा करके ईंटों को पका करके, यानी कच्ची ईंटों और पकी ईंटों दोनों का प्रयोग किया करते थे। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग नाली निर्माण में, भवन निर्माण में किया करते थे। लेकिन कुछ नगरों में कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आइए देखते हैं कि भवन का जो निर्माण होता था वह आप देख सकते हैं कि गृह स्थापत्य के मामले में वो कितने ही सुदृढ़ थे। देखिए, ये एक उस समय का एक घर का रेखांकन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एक प्रवेश द्वार रह चुका है, ठीक है। ये एक प्रवेश द्वार है, और जहाँ से एंट्री होते हुए आप आ रहे हो, ये एक आंगन का पार्ट है पूरा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कितने शांति प्रिय, मतलब कि सड़क तो पीछे मार्ग में हुआ करती थी, लेकिन जो मुख्य द्वार हुआ करते थे वो पीछे के भाग से खुलते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमरा नंबर 6 है, यहाँ पे एक कुआं है, ठीक है, और आपको सीढ़ी भी मिल जाएगी छत के ऊपर जाने के लिए, है ना। आंगन मिल जा रहा है,
यहाँ भी आपको एक सीढ़ी मिल रही है छत के ऊपर जाने के लिए। और एक चीज़ खासियत ये देखिएगा कि ये लोग इतने शांति प्रिय हुआ करते थे कि किसी भी दीवार पे आपको खिड़की नज़र नहीं आएगी। जो निचला तल्ला होता था उसके ऊपर खिड़की नज़र नहीं आती थी, ठीक है। तो गृह स्थापत्य में विशेष ध्यान दिया जाता था। भवन एक आंगन पर केंद्रित था। आप देख सकते हैं कि भवन एक आंगन पर केंद्रित है और इसके अगल बगल में बहुत सारे जो हैं वो क्या हैं, कमरे हैं, ठीक है। कमरे हैं और कमरे बने हैं। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। अब आती है बात कि खाना बनाने के लिए और कताई करना यानी बुनना, ये सब काम आंगन में इसलिए होता था क्योंकि गर्मियों और ठंडों के दिनों में आंगन में धूप और छांव बोले तो खुला होने के चलते इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लोगों द्वारा अपनी एकांतता एक रोचक पहलू है, ठीक है, के लिए महत्वपूर्ण है। एकांतता मैंने पहले ही बताया क्योंकि आपको किसी भी भाग पे यहाँ पे जो है वो खिड़कियाँ नहीं मिलेंगी, ठीक है। भूतल पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये मुख्य द्वार है और आंगन यहाँ पे है तो ये नज़र भी नहीं आएगा, और खिड़कियां है नहीं तो बाहर से कोई भी शोरगुल हो चाहे जो भी है वह पता नहीं चलेगा। तो ये लोग बहुत ही शांति प्रिय हुआ करते थे, ठीक है। यह एक रोचक पहलू है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह जो शहर था स्पेशली जाना जाता है हाइजीन के कारण, है ना, स्वच्छता के कारण। हाइजीन बोले तो अपना स्वयं का भी और शहर का भी, क्योंकि जो घर होते थे वो उनका जो मुख्य द्वार होता था वो सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर खुलता था, ठीक है। और जो जल निकासी प्रणाली है यानी नालियों का जो निर्माण हुआ है वह सिंधु सभ्यता की सबसे अद्वितीय विशेषता कही जाती है, जो कि अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता की सबसे अद्वितीय विशेषता कही जाती है, क्योंकि जो नालियों का जो निर्माण हुआ करता था वह इस प्रकार से होता था कि जो घर के पीछे की तरफ नालियाँ निकलती थी और सड़क के मार्ग से होते हुए यह मुख्य नालियों में जाती थी, और मुख्य नालियों से यह किसी शहर से बाहर दूर जाके गिरती थी। इसके बारे में हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो अर्नेस्ट मैके हैं वो अपनी पुस्तक अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन में इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास यानी हर घर गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंट से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके, ठीक है। नालियों को ऐसे ईंटों के द्वारा ढका गया था जिसको सफाई के दौरान हटाया जा सकता था। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियों का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी मतलब छोटा सा गड्ढा यानी मल कुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाते थे। यानी जो भारी भरकम ठोस पदार्थ थे, कचड़े होते थे, वह छोटी मलकुंड में जमा हो जाते थे और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिलते हैं। देखिए, पुरातत्व सर्वेक्षण में ये भी पाया गया है कि जो नालियाँ थीं उनके अगल बगल में अभी भी रेतों के छोटे छोटे ढेर मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था, ठीक है। तो ये अर्नेस्ट मैके ने अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक में 1948 में इसकी चर्चा किए थे। और जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिलती है। उदाहरण के लिए लोथल के आवासों में इसकी जानकारी जो है वो
मिलती है, ठीक है। और जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से भी बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि नालियों के निर्माण के मामले में वो कितने आगे थे। ये भी बताना चाहूँगा कि नालियों का निर्माण मुख्यतः ईंट और मोर्टार का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और कहीं कहीं पर चूने और जिप्सम का भी प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ भी जाता है कि नालियों के निर्माण में वो किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो आप इसको याद रखिएगा कि ईंट, मोर्टार और चूने का के साथ साथ में जिप्सम का भी प्रयोग होता था। अब आते हैं, देखते हैं कि सार्वजनिक स्थल कौन कौन से थे। तो सार्वजनिक स्थल के बारे में जब मिलता है तो सबसे पहले हम स्नानागार को देखते हैं, फिर अन्नागार को देखते हैं। स्नानागार मुख्य रूप से यह फेमस जगह था। सार्वजनिक जगह में सबसे फेमस जो था वो स्नान गृह था, जो कि मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्थल था। ऐसा माना जाता है कि जो स्नान गृह था वहाँ आप देखेंगे कि स्नान गृह के अगल बगल ही बहुत सारे घर बनाए गए हैं, कमरे बनाए गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी रिचुअल्स मतलब कि जो सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम होते थे, जो उत्सव होते थे, तो इसमें शाही स्नान भी होती थी, है ना। या फिर जो पुरोहित वर्ग थे वह पुरोहित वर्ग उसी कमरों में रहते थे और उनके स्नान गृह की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ रूप से की गई थी, ठीक है। अन्नागार बोले तो अनाजों का संग्रह करने के लिए भी अन्नागार का निर्माण किया गया था। तो यह सार्वजनिक स्थल के रूप में माना जाता है। अन्नागार जो है वह सबसे विशाल भवन के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई थी वो 45.71 मीटर और इसकी जो चौड़ाई थी वह 15.23 मीटर के रूप में थी, जो कि मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पा में भी अन्नागार मिले हैं, लगभग 6 अन्नागार हड़प्पा में मिले हैं। तो उनमें से जो मुख्य रूप से है उसकी जो अगर लंबाई चौड़ाई देखा जाए तो 15.23 मीटर की लंबाई और 6.9 मीटर की चौड़ाई है, ठीक है। ईंट की विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो ईंट जो थी वो सभी प्रकार की ईंटें निश्चित अनुपात में बनाई गई थी और अधिकांशतः आयताकार थी। इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात देखा जाए तो 4:2:1 है। इसके अलावा और बता दूं कि हड़प्पा संस्कृति के लोग ही पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जबकि मेसोपोटामिया के जो लोग थे, है ना, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो कच्ची ईंटों का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। अब आते हैं हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि आखिर जो शासन तंत्र था वह हड़प्पा संस्कृति का शासन तंत्र किस चीज़ के ऊपर आधारित था। तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वाणिज्य व्यापार की ओर अत्यधिक आकर्षित होने के कारण हड़प्पा का जो शासन है वह व्यापारी वर्ग के हाथों में होना माना जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि बहुत सुदूर प्रदेशों तक व्यापार किया जाता था। और व्यापार होने से यह प्रमाण मिलता है कि व्यापारी वर्ग बहुत ही संपन्न प्रभुत्व समाज था। इसलिए माना जाता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी, है ना, वह व्यापारी वर्गों के हाथों में थी। मार्टिमर व्हीलर ने मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है, ठीक है। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा समाज को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है और उसमें धर्म की भूमिका को प्रमुखता दी है, ठीक है। अगले जो विद्वान हैं हंटर महोदय, उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक बोले तो राजा का शासन नहीं था, वहाँ पे जो शासन था वह जनता के हाथों में था, ठीक है। दूसरे विद्वान अर्नेस्ट मैके, उनके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था, ठीक है। इसके अलावा स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने कहा कि हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वह पुरोहित वर्गों के हाथों में था, ठीक है। तो इस तरह से अनेक विद्वानों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है, ठीक है। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह परिवार था, ठीक है। और जो
वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मातृदेवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता कालीन जो समाज था वह संभवतः मातृसत्तात्मक था। ठीक है, याद रखिएगा कि मातृदेवी की पूजा और मुहरों पर अंकित चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि जो सभ्यता कालीन समाज थी वह संभवतः मातृसत्तात्मक था। जैसा कि अभी हम लोगों की जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है। यहाँ पे जो भी निर्णय लिया जाता है वह पिता के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय मातृसत्तात्मक हुआ करता था। समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग योद्धा, जो कि शहरों की रक्षा करता था। पुरोहित, जो कि ज्ञान का माध्यम था। व्यापारी, व्यापार के लिए। और श्रमिक, श्रम के लिए। इन 4 वर्ग में विभाजित समाज था। श्रमिकों का आकलन के आधार पर मार्टिमर व्हीलर ने दास प्रथा का अस्तित्व स्वीकार किया है। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर का मानना था कि श्रमिक वहाँ पे थे। ठीक है, दास जिसको कहा जाता है, तो उन श्रमिकों का आकलन के आधार पर उन्होंने माना कि दास प्रथा वहाँ पे उपस्थित थे। अच्छा, अगर कपड़ों के प्रयोग के बारे में देखा जाए तो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग वहाँ किया जाता था। ठीक है, स्त्रियाँ सौंदर्य पर काफ़ी ध्यान देती थी। काजल, लिपस्टिक, आईना, कंघी आदि साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तांबे का दर्पण हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं। आभूषणों का प्रयोग भी हुआ करता था और स्त्री और पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषणों के रूप में चूड़ियाँ, कर्णफूल, हार, अंगूठी, मनके आदि का प्रयोग किया जाता था। आप देख सकते हैं कि मनका किसको कहा जाता है। शिल्प उत्पादन में वो बहुत ही माहिर हुआ करते थे। मनकों के निर्माण में आप प्रयुक्त पदार्थ देख सकते हैं कि कौन कौन से पदार्थ मिल करके मनके का निर्माण करते थे। ठीक है, मनका यही है। ठीक है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो मनकों के निर्माण में कार्निलियन एक सुंदर लाल रंग का पत्थर हुआ करता था। ठीक है, कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योन्स, याद रखिएगा, फ्योन्स एक ऐसा पदार्थ हुआ करता था जिसमें घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और इसके साथ एक चिपचिपे पदार्थ को मिश्रण को तैयार करके पका करके तैयार किया जाता था। और यह एक बहुत ही लग्जरियस है ना, बहुत ही महंगे और बहुत ही दुर्लभ पदार्थों के रूप में फ्योन्स की गणना की जाती है। ठीक है, इन फ्योन्सों से पात्र भी बनाए जाते थे और ऐसा माना जाता है, इस फ्योन्स के आधार पे माना जाता है कि क्या हड़प्पा संस्कृति के लोगों में अमीरी और गरीबी यानी कि अमीरों का भी प्रभुत्व था, यानी अमीर लोग फ्योन्स जैसे बर्तनों का उपयोग करते थे। ठीक है, मनोरंजन के साधन के ऊपर देखते हैं कि मनोरंजन में चौपड़ तथा पासा खेलना, शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना इत्यादि मनोरंजन का साधन हुआ करता था। शवों की अंत्येष्टि, ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है, कोई भी रिचुअल्स अगर चीज़ होती है तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि क्या हड़प्पा संस्कृति के लोग शवाधान करते थे। तो इसमें हम देखेंगे कि अंत्येष्टि के भी 3 प्रकार के शवोत्सर्ग के प्रमाण मिलते हैं। पहला है कि पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। ठीक है, समाधिकरण जिसको कहा जाता है, अभी के समय में समाधि महात्माओं को दी जाती है। किसी ऋषि मुनि को हम करते क्या है कि उनके संपूर्ण शव को ही भूमि में दफन कर दिया जाता है और समाधि का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण समाधिकरण उसी को कहा जाता है। दूसरे अगर बातों को देखा जाए तो जो आंशिक समाधिकरण कहा जाता है, आंशिक समाधिकरण में शवों को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और जो बाद में जो शेष भाग बचते थे उसे भूमि में दफना दिया जाता था। तो इसे हम आंशिक समाधिकरण कहा जाता था। फिर उसके बाद है दाह संस्कार में शवों को पूर्ण रूप से जलाकर उनके भस्म को भूमि में गाड़ दिया जाता था। तो ये 3 प्रकार के हम शवोत्सर्ग
हड़प्पा संस्कृति में देखने के लिए हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर समाधान के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें हमें बहुत ही अलग अलग प्रकार से दफनाए गए साक्ष्यों की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कि लोथल में एक समाधान इस प्रकार से मिला हुआ है कि उसमें उसका जो शरीर है वह कब्र में पूर्व से और पश्चिम की ओर पैर है। ठीक है, पूर्व में सिर है और पश्चिम की ओर पैर है, और शव का जो शरीर है वह करवट लिए हुए है। ये चीज़ हमें लोथल में प्राप्त होती है। सुरकोटदा, जो कि हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है, सुरकोटदा में अंडाकार शव के अवशेष मिले हैं, यानी वो शव जो है उसका जो आकार है वह अंडाकार स्वरूप में है। ठीक है, अगर हड़प्पा के दुर्ग के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक कब्रिस्तान है, ठीक है, उसी कब्रिस्तान में, जिसको हम एच के नाम से जानते हैं, उसमें दफनाया जाता था। ठीक है, तो एक रूपनगर जो कि रोपड़ में स्थित है, वहाँ के एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के भी अवशेषों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मालिक के साथ कुत्ते यानी शव के साथ कुत्ते का अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो रूपनगर जो कि रोपड़ में स्थित है वहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर ने जैसे कि एक जगह पे कुछ सामूहिक नगर के कंकालों और कुएं को सीढ़ियों पर पड़े हुए देखा। ठीक है, तो उस आधार पे वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई बाहरी घटना भी घटी हुई होगी। ठीक है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। देखते हैं धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, फिर भी मूर्तिकाओं, मृदभांडों आदि के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए उन अवशेषों के आधार पे हम धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो धार्मिक जो दृष्टिकोण था हड़प्पा संस्कृति के लोगों का, वह लौकिक था और व्यवहारिक रूप से था। ठीक है, मातृदेवी, पुरुष देवता यानी पशुपति नाथ यानी शिव की चर्चा की जाती है। लिंग योनि, पशु, जल आदि की पूजा करते थे। आप देख सकते हैं कि एक मातृदेवी का चित्र है, तो इससे माना जाता है कि मूर्ति पूजा वहाँ पे होती थी। एक आदि शिव की मुहर प्राप्त हुई है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक योगी जो कि एक आसन मुद्रा में बैठा हुआ है, इसके चारों ओर हाथी हैं, गेंडा है, बाघ है और वृषभ का फोटो है यहाँ पे इस मुहर में। तो इस प्रकार कहा जाता है कि यह एक आदि शिव की भी वहाँ पे पूजा होती थी। दूसरा देखते हैं कि स्वास्तिक और चक्र के भी साक्ष्य मिले हैं। आप जानते हैं कि हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म में जो अभी भी पूजा पाठ हम लोग कराते हैं, तो वहाँ पे हमें स्वास्तिक का चित्र देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही शुभ प्रतीक माना जाता है। तो यह स्पेशली सूर्य को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है? सूर्य पूजा के लिए समर्पित है। तो स्वास्तिक और चक्र को हम का साक्ष्य मिला, जो कि इससे अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य पूजा वहाँ पे होती थी। ठीक है, लोग अग्नि पूजा भी करते थे। कालीबंगा से हमें हवन कुंड की प्राप्ति होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि हवन कुंड प्राप्त होने से धार्मिक विश्वास का द्योतक माना जाता है। ठीक है, लोथल, कालीबंगा और बनवाली से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। तो इन अग्नि वेदिकाओं के प्राप्त होने पर यह माना जाता है कि लोग अग्नि पूजन करते थे। ठीक है, लोग जो थे वो अग्नि पूजन किया करते थे। ठीक है, क्योंकि अग्नि वेदिका मिली हुई है, इसी अग्नि वेदिका के आधार पे ये माना जाता है कि लोथल, कालीबंगा और बनवाली के लोग जो थे वो अग्नि पूजन करते थे। ठीक है, मृद भांडों पर नाग की आकृति के कारण नाग पूजा का भी प्रचलन माना जाता है। ठीक है,
मृदभांडों के ऊपर जो आकृति है उसमें नाग की आकृति प्राप्त हुई है, तो इसीलिए नाग पूजा का भी प्रचलन माना जाता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्तिका, मृण मतलब मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी की मूर्ति है। मृण मूर्तिका के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उर्वरता की देवी को भी हम हड़प्पा संस्कृति में एक प्रतीक के रूप में मानते हैं। तो यह था धार्मिक विश्वास और व्यवस्था। अब आते हैं आर्थिक व्यवस्था के ऊपर। तो अर्थव्यवस्था जो थी स्पेशली वह कृषि प्रधान थी, क्योंकि लोग जो थे वह गेहूँ, जौ, चावल, कपास, सब्जी, इन सब चीज़ों का उत्पादन किया करते थे, इसलिए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानी जाती है। और इसके साथ साथ भी पशुपालन और व्यापार भी प्रचलन में था। ठीक है, देख सकते हैं गेहूं, जौ, चावल, कपास व सब्जियों का उत्पादन किया करते थे। कपास के संदर्भ में ये कहा जाता है कि सबसे पहले अगर कोई सभ्यता ने कपास का प्रयोग करना शुरू किया था वो थी हमारी सैंधव सभ्यता ही थी, जो कि सबसे पहले कपास का प्रयोग करती थी। और कपास के लिए यूनानी लोग एक सीडोन शब्द का प्रयोग करते थे। मैं आगे इसका चर्चा भी किया हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही प्राप्त है। यूनानियों ने इसे सीडोन नाम दिया है। ठीक है, लकड़ी के हल का प्रयोग तथा फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का प्रयोग में भी लाया जाता था। आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, और फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का प्रयोग करते थे। जैसे आप देख सकते हैं ये हो गया, तो ये जो धातु के औजार थे, है ना, इन सब चीज़ों का प्रयोग भी लाया जाता था। पशुपालन को कृषि का सहायक व्यवसाय कहा जाता था। ठीक है, लोग गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर और कुत्ते को पालतू बनाते थे। ठीक है, वाणिज्य व्यापार जो होता था, ठीक है, जो वस्तुओं का व्यापार होता था वह बैलगाड़ी से होता था स्थल में, ठीक है, और जल में नावों के द्वारा संपन्न होता था। ठीक है, प्रमुख व्यापारिक केंद्रों की चर्चा करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा को भी हम प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण वीवीआई टॉपिक है ये है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं पहले कि सैंधव सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे। तो सैंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, याद रखिएगा, सुतकाकोह है, फिर प्रभास पाटन आदि का जो प्रयोग था वह एक बंदरगाह के रूप में होता था। बंदरगाह को डॉक यार्ड भी कहा जाता है और लोथल में डॉक यार्ड की प्राप्ति हुई है जिसको गोदी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गोदी। अब आइए देखते हैं कि इस समय के जो लोग थे वह किन जगहों से अपना आयात किया करते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैंधव सभ्यता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए गए कच्चे माल का प्रयोग हम देखते हैं कि टीन के लिए, ठीक है, टीन के लिए वो लोग आश्रित थे अफ़गानिस्तान और ईरान पर। तांबा के लिए खेतड़ी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान से और बलूचिस्तान से प्रयोग करते थे। चांदी का प्रयोग वो लोग ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे। सोना का आयात वो लोग अफ़गानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से किया करते थे। लाजवर्ड, जिसको लेपिस लाजली वर्ड से यूज किया जाता है, वो मेसोपोटामिया से इसका उपयोग किया करते थे। सेलखड़ी, जो कि एक बहुत ही मुलायम पत्थर हुआ करता था, उसका प्रयोग बलूचिस्तान से, राजस्थान से और गुजरात से किया जाता था। नील रत्न का प्रयोग बदख्शां से किया जाता था। नील मणि का प्रयोग महाराष्ट्र से लाया जाता था। हरित मणि का प्रयोग दक्षिणी एशिया से लाया जाता था। शंख तथा कौड़िया सौराष्ट्र, जो कि गुजरात है, और दक्षिण भारत से जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ से लाया जाता था। सीसा, इसका प्रयोग ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान से होता था। शिलाजीत, इसका भी
जो आयात है वह हिमालय के क्षेत्रों से किया जाता था। तो ये हो गए सिंधु सभ्यता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए गए कच्चे माल और किन प्रदेशों से किया जाता था इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभी जो सभ्यता थी वह कहाँ कहाँ तक इसकी पहुँच थी। तो आप देख सकते हैं लोथल यहाँ पे है। जो मेलुहा शब्द का प्रयोग है यह यूनानी लोग किया करते थे, जो कि हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु सभ्यता के लिए ही किया जाता था। सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान पे अरब सागर के करीब में है। आप देख सकते हैं दिलमुन अभी का इसको बहरीन के नाम से जाना जाता है, यहाँ से भी व्यापार होता था। ठीक है, आप तुरान, अल्तिनुडे पे शहर सोख्ता है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता इधर देख सकते हैं। यानी कि तमाम पहुंच जो थी वह दक्षिण एशिया से लेकर के मतलब कहा जाए एक तरह से तो यूरोप के निकट तक पहुंच थी इन हड़प्पा वासियों की। ठीक है, और स्पेशली व्यापार के लिए। ठीक है, ये पश्चिम एशिया का ही पार्ट है। व्यापार की प्रणाली जो थी वो वस्तु विनिमय पर आधारित थी। वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान के ऊपर आधारित थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा में प्रयुक्त बाट मतलब बोले तो मापक के रूप में बाटों का प्रयोग किया जाता था। मापतौल का जो अनुपात था वो 1, 2, 4, 8, 1600, 3200, 6400, 160, 200, 320 यहाँ तक कि 800 तक माना जाता है। ठीक है, और जो तौल की इकाई थी वह 16 के अनुपात में थी। तो ये हो गई आर्थिक व्यवस्था। अब आते हैं, चर्चा करते हैं सिंधुकालीन कला के बारे में। ठीक है, तो सिंधु कला के बारे में कहा जाता है कि जो उनकी सबसे सर्वोत्तम कलाकृति है वो मुहरें हैं, क्योंकि मुहरों पर हमें तमाम वहाँ उनके विश्वासों के, उनके व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अब तक जो प्राप्त मुहरों की संख्या है वो लगभग 2000 है। सर्वाधिक मुहर जो प्राप्त हुई है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लगभग 500 मुहरें प्राप्त हुई है। और जो मुहरों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है वो है सेल खड़ी। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मुहरों का निर्माण में सब जो प्रयुक्त पदार्थ है वह कौन सा है, तो सेल खड़ी है। आप देख सकते हैं एक हड़प्पाई मुहर का चित्रांकन देख सकते हैं। इससे बहुत सारे कोडेड लैंग्वेज है, ऐसे माना जाता है कि आप यहाँ देख सकते हैं एक वृषभ का भी चित्र है मुहर पे, जो कि सबसे पहले कनिंघम के द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, कनिंघम के द्वारा इसे प्राप्त किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि अर्नेस्ट मैके ने क्या कहा मुहरे और लिंग के बारे में। तो सबसे आरंभिक उत्खनन में से एक मैके इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं कि लाजवर्द मणि, जैस्पर, चाल्सेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने अन्य आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। ठीक है, इसका उदाहरण वो अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन 1948 में उद्धृत किया गया है। ठीक है, एक आद्य शिव की मुहर भी आप देख सकते हैं। तो मुहरों के निर्माण के मामले में सिंधु कला का सबसे विशिष्ट एग्जाम्पल लिया जाता है। अब आते हैं, तो ये तो हो गया मुहरों के निर्माण। मृद भांडों के ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो मृद भांड की जो कला थी की दृष्टि से ये उल्लेखनीय है। ठीक है, क्योंकि मृदभांडों पर वृत्त या वृक्ष की भी आकृति मिलती है और मृदभांड चिकने और चमकीले हुआ करते थे। जो मृदभांडों का जो रंग था बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, लाल एवं काले रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो मृदभांडों की भी कला की दृष्टि से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही उल्लेखनीय प्रदर्शन किया करते थे। आप देख सकते हैं कि मिट्टी से बनी पूरा वस्तु में मृदभांड है, जो कि अभी भी ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में ये देखा जा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितनी विशिष्ट कृति है ये। आग में पकी हुई लघु मूर्तियों को, ठीक है,
टेराकोटा फिगरीन, याद रखिएगा, आग में पकी हुई लघु मूर्तियों को टेराकोटा फिगरीन कहा जाता है। ये भारी संख्या में प्राप्त हुई हैं और इसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये मृण मूर्ति है। इसके अलावा खेलने के लिए पकी हुई मिट्टी का खिलौना आप देख सकते हैं। फिर उसके अलावा एक पुरोहित राजा का भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो स्पेशली इस पिक्चर के माध्यम से हम समझते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से हम इसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जानने का प्रयास किए हैं कि हो सकता है कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे जो पुरोहित ही थे, वही राजा हुआ करते थे। ठीक है, स्पेशली इस चित्र के आधार पे। अब आते हैं, हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह लिपि क्या थी। तो लिपि के बारे में ये कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। अभी तक तो हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। सबसे जो सर्वाधिक नमूना मिला हुआ है वो मिला हुआ है 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1853 ईस्वी में सबसे सर्वाधिक पुराना नमूना मिला। फिर 1923 में यह लिपि प्रकाश में आई। ठीक है, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं एवं 250 से 400 तक आकार हैं। ठीक है, मूल चिन्ह कितने हैं? 64 और 250 से 400 तक आकार हैं, जो कि सेल खड़ी की आयताकार मुहरों तथा तांबे के गुरिकाओं पर मिलते हैं। ठीक है, यह लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक थी और जो लिखने की जो विशेषता थी, यह लिपि लिखावटी आधार पे दाईं ओर से बाईं की ओर जाती थी। कैसे जाती थी? दाहिने से बाएं की ओर। ठीक है, फिर कैसे? बाईं आने के बाद फिर यह बाईं से दाहिने की ओर। फिर कैसे? फिर ये दाईं से बाएं। मतलब कि एक तरह से आप देखें तो ये इस आकार में हुआ करता था। ठीक है, इस लिपि को पढ़ने की जब बात आती है तो अभी हाल ही में जो कि बिहार के विद्वान हैं, ये बिहार प्रांत के विद्वान अरुण पाठक और एन के वर्मा और इसके साथ साथ SR राव जी इस लिपि को संथालों की लिपि, संथाल जो कि आदिवासी वर्ग है, बिहार में बसता है, उनकी लिपियों के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है। उन्होंने संथाल आदिवासियों से अलग अलग ध्वन्यात्मक यानी कि ध्वनियों संकेतों के आधार पर 216 मुहरें प्राप्त की, जिनका जो संकेत चिन्ह है वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही, उनके मुहरों से ही प्राप्त हुआ है, मेल खाते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह मूल रूप से देसी है और इसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए सिंधु लिपि को देसी लिपि कहा जाता है। आप यह एक चित्र में जो प्रस्तुत किया हूँ आप देख सकते हैं, यह एक सूचना पट्ट से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सूचना पट्ट से प्राप्त हुआ यह लिपि है। ठीक है, तो ये थी सिंधु लिपि। अब आते हैं, बात करते हैं इस सभ्यता के पतन के बारे में कि आखिर ये इतनी फूली बढ़ने वाली जो नगरीय सभ्यता थी, इसका पतन कैसे हुआ। तो पतन के बारे में भी हमें तमाम जानकारियाँ प्राप्त नहीं हो पाती है, बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इतने विस्तृत क्षेत्र पे अगर कोई भी सभ्यता फली फूली है तो फिर उसका विनाश भी अचानक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने अपना विचार प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉन मार्शल ने इसकी प्रशासनिक शिथिलता को माना है। उन्होंने कहा कि जो प्रशासन था उसमें शिथिलता आ गई, जिसके चलते यह जो सभ्यता थी वो विनाश के कगार पे चली गई। गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने इसको बाह्य व आर्य का आक्रमण मानते हैं। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने इसे बाह्य व आर्य का आक्रमण मानते हैं। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आखिर बाह्य आक्रमण क्यों मानते थे
व्हीलर। तो व्हीलर को एक साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है। मॉर्टिमर व्हीलर को मोहनजोदड़ो के अंतिम जब स्तर की खुदाई हो रही थी तो उनको कुछ सामूहिक नर कंकाल मिले हुए थे, ठीक है। एक कुएं की सीढ़ियों पर स्त्री के बाल भी उनको प्राप्त हुआ, ठीक है। और ऐसा अनुमान उन्होंने लगाया कि यह नर कंकाल किसी बाह्य आक्रमण के ही शिकार हुए हैं, ठीक है। किंतु अमेरिका के प्रसिद्ध पुराविद जॉर्ज एफ वेल्स जिनका नाम है इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ये जो नर कंकाल जो प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से वह नर कंकाल सिंधु सभ्यता के प्रवर्ती चरण है ना, लेट फेज से भी संबंधित है। किंतु अंतिम चरण यानी लास्ट फेज का जो संबंध है वो इन नर कंकालों से नहीं है। इसके अलावा अमेरिका के ही एक विद्वान जिनके नाम है KKUR कैनेडी, उन्होंने इन नर कंकालों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि इनमें एक व्यक्ति की मृत्यु चोट के कारण हुई है, ठीक है। और यह बात उचित नहीं है कि कोई बर्बर आक्रमण वहाँ पे हुआ होगा या फिर किसी विदेशी का आक्रमण वहाँ पे हुआ होगा। तो व्हीलर महोदय ने जो अपना साक्ष्य दिया था वो इस साक्ष्य पे दिया था कि उन्होंने माना था कि जैसे हड़प्पा सभ्यता अगर उसकी चर्चा किया जाए तो एक लेख प्राप्त हुआ था पूर शब्द का प्रयोग से, है ना। अगर आप वैदिक पीरियड काल में देखिएगा तो जो बुगासकोई से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, बताएंगे कहाँ से, उसमें पूर शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि पूर जो शब्द है वो पुरंदर से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है? पुरंदर से। तो पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए, ठीक है। तो माना जाता है कि इंद्र ही जो थे वो उन्होंने आक्रमण किया, मतलब आर्यों ने आक्रमण किया और आक्रमण के चलते ही सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया, ठीक है। तो ये मॉर्टिमर व्हीलर का मानना था। अब आते हैं जॉन मार्शल, मैके और SR राव, इन्होंने बाढ़ को कारण माना है। ऑरल स्टाइन, इन्होंने जलवायु परिवर्तन को माना है। MR साहनी एवं RL रेइक्स, इन्होंने जल प्लावन को माना है, ठीक है। KUR कैनेडी, इन्होंने प्राकृतिक आपदा को माना है। और फेयर सर्विस जैसे विद्वान ने पारिस्थितिकी असंतुलन को इस सभ्यता के विनाश का कारण माना है। अब आइए आते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग और बैंगल्स यानी चूड़ियों से लगाया जाता है। लोथल का जो सबसे महत्वपूर्ण निर्माण है वह क्या है? डॉकयार्ड या गोदी, है ना, जिसको हम बंदरगाह भी बोलते हैं। बनमाली से अच्छे किस्म के जौ, सरसों और तिल मिले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा लोग। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा और बनवाली में दो सांस्कृतिक धाराओं यानी प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि दो सांस्कृतिक धाराओं यानी प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति का दर्शन कहाँ पे मिलता है? तो कालीबंगा और बनवाली से। प्राक हड़प्पा का तात्पर्य क्या हुआ? प्राचीन हड़प्पा के काल, ठीक है ना। हड़प्पा काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, आपको बताए हूँ। कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों से प्राप्त हुए, ये भी बता दिया हूँ। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। हड़प्पा मुहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, और एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है तो ये एक अनुमान लगाया जाता है कि यह एक काल्पनिक पशु हुआ करता था, ठीक है। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटदा से प्राप्त हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह मैंने पहले बताया, जो आपने चिन्ह देखा स्वास्तिक का, यह चिन्ह कहाँ से प्राप्त है? हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। चान्हो दड़ो, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान प्रांत में है। चान्हो दड़ो एक मात्र पूरा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें प्रयुक्त हुई है, नहीं तो हम लोग
आयताकार ईंट का प्रयोग हम सभी जगह पे देखे हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रवर्ती काल है ना रंगपुर और राजदी में परिलक्षित होता है, याद रखिएगा। हड़प्पा में अन्नागार गड्ढी के बाहर और मोहनजोदड़ो में गड्ढी के अंदर। गड्ढी मतलब गड्ढा है ना। तो पहले के लोग करते क्या थे कि गड्ढे के अंदर में, ठीक है, जो भूसे होते थे, भूसा और खरपतवार से एक, जिसको हम नॉर्मली भाषा में प्रयोग करते हैं टाट या पलानी शब्द का, तो उससे घेर करके गड्ढे के अंदर अनाज को डाल करके ऊपर से भर दिया जाता था। तो वैसे हड़प्पा में मिला हुआ है। और ये मोहनजोदड़ो गड्ढी के अंदर जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, और हड़प्पा में अन्नागार कहाँ, गड्ढी के बाहर में मिला हुआ है। ठीक है। R37 एक कब्रिस्तान का नाम है जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। एक और कब्रिस्तान है पश्चिमोत्तर भाग में जिसको एच कहा जाता है, एच नामकरण दिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो कालीबंगा है, ठीक है, कालीबंगा जो है वह दुर्गीकृत निचला शहर, मतलब कि कालीबंगा से जो शहर प्राप्त हुआ, जो निचला शहर था, वो निचला शहर भी क्या था, दुर्गीकृत था, यानी उसके चारों ओर दीवालों का निर्माण किया गया था और भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये सभ्यता के संबंधित जो पूरा स्थल हैं, उन महत्वपूर्ण पूरा स्थलों के महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। लोथल जो था, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के साथ साथ में बंदरगाह था। तो स्वाभाविकता है कि जब बंदरगाह होगा तो वह एक व्यापारिक केंद्र भी होगा। मोहनजोदड़ो था, वहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो उसके अन्नागार है, क्योंकि अन्नागार ही सबसे बड़ा इमारत के रूप में, भवन के रूप में माना जाता है, जो कि एक सार्वजनिक स्थल के रूप में था। धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, साइन बोर्ड, अति उत्तम जल प्रबंध। ठीक है, याद रखिएगा, धौलावीरा की विशेषता है अति उत्तम जल प्रबंध, और नगर जो था वो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। सामान्यतः हमने देखा है कि एक जो ऊपर में बसने वाला शहर उसको दुर्ग बोलते हैं, और जो निचला नगर यानी कुछ ज़मीनी स्थल पे यानी दुर्ग से नीचे की ओर बसा जाने वाला शहर जिसको हम निचला शहर कहा जाता था। मुख्य रूप से 2 भागों में ही विभाजित नगर हुआ करते थे, लेकिन धौलावीरा ऐसा स्थान जो कि 3 भागों में विभाजित था। रोपण में हमें जो संस्कृति मिलती है वो नवपाषाण काल से भी मिलती है, ताम्रपाषाण से भी मिलती है, और सिंधु सभ्यता यानी तीनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। और मानव के साथ दफनाया गया कुत्ता, मैंने ये भी बताया पहले ही, वो रोपण से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व हड़प्पा के समान एक नगर योजना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है वो कालीबंगा वो हड़प्पा के समान एक नगर योजना पर आधारित बसा हुआ शहर है, जो कि बहुत ही प्रभुत्व संपन्न और शक्तिशाली हुआ करता था। आमरी, ये गैंडे के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि गैंडे के साथ साक्ष्य कहाँ पे उपलब्ध हुए थे, तो वह आमरी से हुए थे। अब देखते हैं कि सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं उनके प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं। तो जब इसके बारे में चर्चा आएगी तो सबसे पहले हम देखेंगे तांबे का पैमाना, यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। केश प्रसाधन मतलब बाल को संवारने के लिए जो कंघे का इस्तेमाल होता है उसका प्रयोग हड़प्पा से हुआ था। वक्राकार ईंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ था। जूते हुए खेतों के साक्ष्य वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मनका बनाने का कारखाना ये कहाँ से, चन्हुदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। फारस की मुद्रा, ठीक है, फारस जो कि ईरान को कहा जाता है, वहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, वो लोथल से हुई है। बिल्ली के पैरों का अंकन वाली ईंट, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई है। युगल समाधान मतलब एक साथ 2 शवों का समाधान किया गया है, तो वह लोथल से किया गया है। याद रखिएगा, लोथल से ही एक ऐसा समाधान मिला है जिसका सर जो है वो पूर्व दिशा की ओर है और जो पैर है वो पश्चिम दिशा के है, और यह जो शव है वह करवट लिए हुए है। तो यह युगल सावधान लोथल से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल यह बनमाली से प्राप्त हुआ है। चालाक लोमड़ी के अंकन वाली मुहर, ठीक है, यह लोथल से प्राप्त हुआ है।
घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से प्राप्त हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। हाथी के दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। आटा पीसने की चक्की, मैं इसको ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा कि आटा पीसने की जो चक्की थी वह कैसी थी। वो चक्की लोथल से प्राप्त हुआ है। मम्मी के प्रमाण वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य यह लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। सीप से बना पैमाना वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। और कांसे से बनी नर्तकी, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल तथा उसके खोजकर्ता कौन हैं। तो हड़प्पा स्थल जो है वह उसकी खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी जो थे, जो कि 1921 में खोजे थे रावी नदी के तट पर, और यह मोंटेगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो लरकाना में है। रखालदास बनर्जी इसके खोजकर्ता के रूप में थे 1922 में, और यह सिंधु नदी के तट पर है। रोपण पंजाब में स्थित है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ठीक है, 1953 वर्ष में खोज हुआ और सतलज नदी के तट पर हुआ। आप इस तरह से आसानी से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको बता देता हूँ, जैसे रंगपुर हो गया, क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आया है। बनावली हो गया, ठीक है, धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया। ठीक है, इनसे पूछ देता है कि इनके खोजकर्ता और किस वर्ष में और किस नदी के तट पर है, तो नदी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज, हाँ, एक मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बोला था कि जो हड़प्पा कालीन वो थे चक्की, है ना, वो जो चक्की थी वो कैसी थी। ठीक है, तो उस चक्की को हम आपको दिखाता हूँ। देखिए ये चक्की रही, इसको ऐड करता हूँ। देखिए अवतल चक्की, आप देख सकते हैं कि यह हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। तो यह चक्की का प्रयोग कैसे लोग किया करते थे। ठीक है, अभी जो हमारे घरों में प्रयुक्त होता है, स्पेशली गाँव में जो प्रयुक्त होता है मसाला पीसने के लिए, है ना, सब्जी बनाने के लिए जो मसाला या किसी भी चीज़ को पीसना होता है, तो हम जिसको हम सीलवट बोलते हैं। सीलवट शब्द का अर्थ क्या हुआ? सील मतलब पत्थर होता है, वट मतलब पट पर पड़ा हुआ, है ना, ज़मीन पर पड़ा हुआ पत्थर। और इस ज़मीन पे पड़े हुए पत्थर से हम इसको ऊपर में आप छोटा सा देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या यूज करते हैं? लोढ़ा शब्द से प्रयोग करते हैं। तो सिलवट और लोढ़ा का प्रयोग हम करते हैं। तो ये एक अवतल चक्की के रूप में जाना जाता है, जो कि लोथल से प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से हमने आज बहुत ही बृहद जानकारी इस चीज़ के बारे में लिए हैं। मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को। ठीक है, और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।